और बस इतने प्रश्नों पर आपको अधिक से अधिक फोकस करना है, तैयार करना है, रिवीजन करना है, तैयार करना है, रटना है, रिवीजन करना है, जो करना है वो करिएगा, लेकिन इतने क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो भैया जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूँ कि सामाजिक विज्ञान में आपके बोर्ड परीक्षा में 40 नंबर के केवल और केवल लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर ये 40 नंबर आपको पूरे पक्के करने हैं तो आज की ये क्लास आपको एकदम शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों में बराबर पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग पूरी किताब के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे इस क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज की क्लास देखने के बाद आपके 40 नंबर बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास देखते रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम बात करेंगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसकी बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आसानी से आपकी जो बुक होती है रेफरेंस बुक, वहाँ पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं और पिछले कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो तैयार कैसे करना है, इनका आंसर आपको कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको हम वीडियो के बीच में बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको जो प्रश्न तैयार करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से लिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों का है कि सन 1798 यानी कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो मतलब कि भैया जो सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी और उसके क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वहाँ क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से है। ठीक है, इतिहास के यानी हिस्ट्री के आपके पहले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर में। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये भी पहले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान। ठीक है, मतलब कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो उसमें से 2 ऐसे देश थे जिनका बहुत ज़्यादा अहम रोल था, जिसमें सबसे पहला आपका जर्मनी है, वो दूसरा इटली है। तो इन दोनों ही देशों का यूरोप के राष्ट्रवाद में क्या योगदान था उसका आपको वर्णन करना है। और ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इनके आंसर आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो को शुरू से लेकर के एकदम अंत तक देखना है, जिससे कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो चलिए इससे तीसरा क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, और ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन नोट करोगे। और एक और क्वेश्चन आता है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में लेख लिखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में भी पूछा जाता है और कभी कभी यही क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखना है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का है 5 नंबर की इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर बात करी थी भैया जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया की, लेकिन अब हमने जो बात करी है यहाँ पर वो हमने बात करी है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के वो सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब यहां से आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण
कीजिए। ठीक है, तो सत्याग्रह देखिए, महात्मा गांधी ने 3 तरीके के सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, और वो कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, ठीक है, उनके बारे में आपको डिटेल से एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और ये भी प्रश्न बहुत बार आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। तो महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी लिखनी है, और इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे, यानी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने क्यों चलाया था, इसके कौन कौन से ऐसे कारण थे, वो भी आपके इसमें लिखने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का कि 1930 में यानी 1930 में महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह किया था, जो नमक आंदोलन चलाया था, उसको अपना आंदोलन का आधार क्यों बनाया था, उन्होंने नमक सत्याग्रही उसको नाम क्यों दिया था, तो इससे रिलेटेड आपको सबसे पहले पूरी जानकारी लिखनी है। फिर इसके बारे में आपको लिखना है कि इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको इजीली तैयार कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, और इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं, यानी महात्मा गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाए थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या कार्य किए थे। तो जितने भी क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के, दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने वो सम्मिलित किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप नोट करेंगे प्रश्न नंबर 10 कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो वैश्विक आर्थिक महामंदी आई थी, ठीक है, पूरे देश में, तो उसका आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको आपको बताना है कि आर्थिक वैश्विक महामंदी होती क्या है, फिर ये क्यों आई थी, ठीक है, इसके कैसे क्या कारण थे, ठीक है, तो वो सारी जानकारी एकदम डिटेल से संक्षिप्त में आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा तो भैया फिर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, यानी जब सबसे पहला युद्ध हुआ था पूरा विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात बहुत सारी चीज़ें दिक्कत मुसीबत हुई, तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में एकदम डिटेल से आपको इसमें वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला प्रश्न भी आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, यानी जो विश्व अर्थव्यवस्था थी इसने कैसे स्थान ग्रहण किया और इसमें तकनीकी का क्या योगदान था, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 नोट करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी नहीं है, आर्थिक मंदी है। ठीक है, तो वही ये वाला जो क्वेश्चन आया ये आपके चैप्टर यानी क्वेश्चन नंबर 10 से आया है। यानी जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके पश्चात भारत में कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो उन समस्याओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले जो प्रभाव थे उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, और देखिए जितने भी क्वेश्चन अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, आपके व्हाट्सएप पर जाना है। ठीक है, और व्हाट्सएप पर आपको एक सर्च करना है AI नाम से। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको सर्च करना है AI, वहाँ पर आपको AI फंक्शन दिख जाएगा। वहाँ से आप जो भी प्रश्न सर्च करेंगे ना उसका ईजिली आंसर, एकदम स्पष्ट आंसर और सरल भाषा में आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो गूगल में थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन मिलेगी, लेकिन व्हाट्सएप में एक AI फंक्शन होता है जहां से क्वेश्चन को आप सर्च करेंगे और उसके आंसर आपको मिल जाते हैं, तो वहां से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप ढूंढेंगे। ठीक है, और एवरी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तरीका पता चल गया होगा कि भैया क्वेश्चन के आंसर हमको कहाँ से पता करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की 13 की, तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता सबसे पहले क्या था। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था और इसके कारणों की, कर्मों नहीं होगा, कारणों लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें और ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है उत्तर में लिखिएगा।
ठीक है। तो पूरा डिटेल से क्वेश्चन आपको सर्च करना है, जिस तरीके से मैंने बताया कि कहाँ से जाकर के क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं और कैसे आपको आंसर मिलेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का है कि अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न थे ना, सारे समाप्त हो चुके हैं। और यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे वो आपके जियोग्राफी के होंगे, यानी भूगोल के होंगे। ठीक है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल के। ठीक है, तो भूगोल के सबसे पहला प्रश्न आप तैयार करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन कि भूमि संसाधन से आप भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। ठीक है, तो भूमि संसाधन क्या होता है, ठीक है, इसके कोई 3 आपको महत्व बताने हैं। तो ईजिली आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 तैयार करेंगे कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, यानी जो मृदा हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी का जो अपरदन होता है उसको क्या कहते हैं, आखिर वो क्यों होता है और कैसे होता है, ये आपको पता करना है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी जो कारण हैं, ठीक है, उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, और ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और एवरी क्वेश्चन आपको तैयार करना है भाई। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, यानी भूक्षरण का मतलब होता है भूमि क्षरण। ठीक है, तो भूमि क्षरण से आप क्या समझते हैं और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइएगा। यानी भूक्षरण को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, इसको रोकने के कोई 4 कारण आपको बताने हैं, 4 उपाय आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अब आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 नोट करिए कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाइएगा। ठीक है, तो किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो उस जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो उसमें कृषि का क्या महत्व होता है उसको आपको समझाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नोट करिए कि राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम, ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार अधिनियम जो कि लगभग 2005 में आपका लागू किया गया था, उसके बारे में एकदम संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। और ये प्रश्न मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नोट करिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं और इस शासन के किन्हीं 2 गुणों का, ठीक है, क्या करना है भैया, 2 गुणों का एवं किन्हीं 2 देशों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, देशों का नहीं, उद्देश्यों का। ठीक है, फिर से समझना कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन होता है ना, इससे आप क्या समझते हो, मतलब कि इसके बारे में आपको परिभाषा कह लो या फिर ये होता क्या है वो आपको बता देना है। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिर इसी से रिलेटेड इसमें और पूछा जाता है कि भैया इस शासन के 2 गुणों का एवं उसके 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपका प्रश्न रखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको याद करना है, तैयार करना है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, तो जो विकेंद्रीकरण है ये होता क्या है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपको बतानी है और किन्हीं 4 का उल्लेख करना है। तो सबसे पहली बात तो 4 आप लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में 5 भी पूछी जा सकती हैं, 6 भी पूछी जा सकती हैं, 2 भी पूछी जा सकती हैं और 1 भी आ सकती है। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी विशेषताएं इसकी तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है, कि आप लोगों का जो है संघवाद ये क्या है। अब देखिए यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन से, सारे के सारे क्वेश्चन आपके राजनीतिक विज्ञान के हैं। ठीक है, यानी नागरिक शास्त्र के हैं। ठीक है, नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है कि संघवाद क्या होता है, भारत की संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइएगा। इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेंगे सभी लोग और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं स्क्रीनशॉट लेकर के डेली कम से कम 3 प्रश्नों को आपको तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 23 हमसे ये कह रहा है कि भारत में जो संघीय शासन होता है, ठीक है,
संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न कैसे तैयार करने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि व्हाट्सएप पर आपको जाना, एआई फंक्शन एक मिलेगा, आपको सर्च कर लेना, ऊपर ऑप्शन दिखता है, वहाँ पर एआई पर आप सर्च करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आपको आंसर बाकायदा एकदम अच्छे फॉर्मेट में दिया होता है। ठीक है, जिसको आप तैयार कर सकते हो, नोट कर सकते हो और उसको बेहतर तरीके से आगे के लिए तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है, एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि किन्हीं तीन कारकों का उल्लेख करके कीजिए। तीन कारणों का उल्लेख करके कीजिए। किसकी, आपको किसका उल्लेख करना है? तो भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है। ठीक है, तो ये क्यों है, इसके बारे में भैया आपको डिटेल से कारण बता करके इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। और कितने कारण पूछे गए हैं? तो भैया 3 कारण यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र, यानी कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र होता है, ये अन्य क्षेत्र को, या फिर कह सकते हो यहाँ पर लिखा है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र है ये अन्य क्षेत्र से बेहतर क्यों है, उदाहरण के सहित इसका अच्छे से व्याख्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए 26 की राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। सबसे पहली बात तो भैया राजनीतिक दल हमारा क्या होता है ये आपको पता करना है। फिर लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होता है इसकी भूमिका क्या होती है। ठीक है, ये किस प्रकार से राजनीतिक दल आपका भूमिका निभाता है लोकतंत्र में, तो उसके बारे में आपको एकदम डिटेल से विस्तार सहित वर्णन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज़ें हर एक क्वेश्चन में पूछी गई हैं। 2 चीज़ें अगर आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में, किसी में 2 चीज़ें, किसी में 3 चीज़ें और किसी में 4 चीज़ें भी पूछी गई हैं। जैसे कि इसमें 2 चीज़ें पूछी गई कि सबसे पहले राजनीतिक दल क्या होता है और फिर इसमें पूछा गया कि राजनीतिक दल की लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो जरूर नोट करेंगे और अच्छे से एकदम तैयार करेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नोट करेंगे 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। इसके बीच में आपको डिटेल से अंतर बताना है और अंतर वाले जितने भी प्रश्न है ना बोर्ड परीक्षा में एकदम हर साल आते हैं और हर एक अंतर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो सबसे पहला अंतर संबंधित क्वेश्चन है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, इनके बीच में विभेद यानी अंतर आपको स्पष्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 नोट करिए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती हैं और इनके बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, देश की स्थिति में तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है उसको भी आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों में से देश की स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन सी विधि या फिर कौन सी स्थिति ज़्यादा बेहतर है, तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। इसमें भी भैया 2 चीज़ें आपकी पूछी गई हैं और एवरी क्वेश्चन आपका 6-6 नंबर के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए अगला नोट करिए क्वेश्चन नंबर 29 कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी जो असंगठित क्षेत्र होता है इसमें जो श्रमिक आते हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जितनी भी उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें समस्याएं आती हैं असंगठित क्षेत्र के लोगों में, उन समस्याओं का एकदम डिटेल से आपको कारण के साथ वर्णन करना है। ये नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठाया और लिख दिया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को ढूंढेंगे उनके आंसर को, तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से और सरल भाषा में तैयार कर पाएंगे। अगर आप बुक से या फिर क्वेश्चन बैंक से या फिर कहीं किसी भी बुक से उठा लेंगे तो क्वेश्चन के आंसर हो सकता हो आपको सरल भाषा में ना मिले, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को तैयार करेंगे, ढूंढेंगे, तो बेहतर और सरल भाषा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट आपका दे रखा है और यहाँ पर आपने चीज़ें देखी कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 से सारे के सारे आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री देखा यानी इतिहास देखा, फिर हम लोगों ने जियोग्राफी यानी भूगोल देखा, फिर हम लोगों ने नागरिक शास्त्र देखा और अब हम लोग अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र के जितने भी आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है
कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधि एक अलग क्वेश्चन होता है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि गतिविधि क्या होती है। तो देखिए, आर्थिक गतिविधि जो होती है वो गतिविधि से अंदर आती है, यानी इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है आर्थिक गतिविधि। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं और आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया, सबसे पहले तो गतिविधि एक अलग चीज़ होती है और आर्थिक गतिविधि एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो दोनों दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं और एकदम दोनों का आपको अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नोट करिए कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक हैं उनका वर्णन आपको करना है। और एवरी क्वेश्चन देख सकते हो कि आप लोग सबसे पहले क्या क्या पूछा गया है वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं प्रीवियस ईयर में 2020, 2023, 2025 आसपास जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सभी के सभी वही प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नोट करिए कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, यानी जो हमारा विदेशी व्यापार होता है, यानी एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं की आपको एकदम अच्छे से व्याख्या करके विशेषता बतानी है। और इवन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 नोट करोगे कि उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं आपको बताने हैं और सभी अधिकारों का नाम भी आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नोट करिए कि उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं चार कारणों की समीक्षा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 35 नोट करेंगे और यहाँ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके थे उसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वो प्रश्न है जो लगभग आपके 2025-24 में रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बताए। तो क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको बताए स्टूडेंट, बस अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। और अभी जो हमने क्वेश्चन आपको बताए ये क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे वो प्रश्न जो एग्जाम में 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, कारण सहित इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई जनक बनाया जाता है तो आप सभी को पता है कि उस जो भी वो व्यक्ति होता है उसको बहुत सारी चीज़ें वहाँ की बहुत पहले से पता होती हैं। ठीक है, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को भी जर्मनी का जनक इसी वजह से बनाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को तैयार करोगे तो और भी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए कि नेपोलियन कौन था और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो नेपोलियन ने बहुत से ऐसे काम किए थे जिससे कि जनता में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई थी ब्रिटिश में। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार में भी काफ़ी सारे बदलाव आए थे। फिलहाल नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे इसको तैयार करना, इस बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको सर्च करना है। एकदम जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं सेम ऐसे ही सर्च करना है आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपको व्हाट्सएप की AI फंक्शन में जाना है और एवरी क्वेश्चन जैसे जैसे दे रखे हैं वैसे वैसे सर्च करने हैं और आपके आंसर आपको मिलते जाएंगे और आप उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था इसके उदय के क्या क्या कारण थे उसका आपको उल्लेख करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए सबसे पहली बात कि जितने भी आपके आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, महात्मा गांधी जी ने चलाए थे आंदोलन, तो जितने भी महात्मा गांधी से रिलेटेड है ना, जितने भी महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आपके आंदोलन से क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए कि पुनः पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे और उसकी 2 शर्तें भी लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए कि वैश्वीकरण में किस प्रकार की राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रूप में उभरने योग्य बनाया गया था। ठीक है, तो वैश्वीकरण ने किस तरीके से राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में परिवर्तित किया था वो आपको क्वेश्चन का पूरा डिटेल से विस्तार सहित आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुटनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका रही थी।
इसको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि मुद्रण संस्कृति क्या है और इसमें चीन की क्या भूमिका है। यानी मुद्रण संस्कृति क्या होती है और चीन की मुद्रण संस्कृति में क्या भूमिका रही थी, आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 तैयार करेंगे कि मुद्रण क्रांति क्या है और इसकी फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, सबसे पहले मुद्रण संस्कृति थी वो चीन से रिलेटेड थी और मुद्रण क्रांति थी वो आपकी फ्रांस से रिलेटेड थी। ठीक है, तो मुद्रण क्रांति क्या थी, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और 3 कारण स्पष्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, इसके बारे में आपको समीक्षा करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। अब यहां से आपके भूगोल के प्रश्न स्टार्ट होंगे। यहां से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आपके भूगोल के होंगे और इसके बाद आपको भूगोल के क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो मृदा अपरदन का अभिप्राय क्या है और इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय बताइए। जैव विविधता क्या होती है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और 15 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन तैयार करोगे, अभ्रक की उपयोगिता बताइएगा, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों का नाम भी बताइएगा। तो यहाँ से देखिए 16 क्वेश्चन आपके जो मैंने बताया सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से आगे तैयार कर सकें। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं केवल देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर को नहीं तैयार करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आंसर आपको जरूर तैयार करने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके अलावा खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको तैयार करना है कि भारत में लौह अयस्क की किन्हीं दो पत्तियां के नाम लिखी हैं। 2 पत्तियां नहीं होगा, यहाँ पर कंपनियां होगा। 2 कंपनियां जो हैं लौह अयस्क की, उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता आपको तैयार करनी है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 समस्याओं का या फिर विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा राजनीति एवं समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। भारत में जो जाति प्रथा होती है इसका राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में आपको एकदम अच्छे तरीके से वर्णन करना है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से उदाहरण सहित वर्णन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक देखिए 24 क्वेश्चन आपके लघुत्तरी कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने लगभग 35 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय बताए। तो ऑल टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस की अगर हम बात, तो आगे के क्वेश्चंस आपके 25, 26, 27 यानी 25, 26, 27 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन इसको आपको उदाहरण सहित पुष्टि कैसे करना है तो आपको वो करनी है। ठीक है, इसके बारे में फिर अगला क्वेश्चन है आगे कि राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइएगा। तो ये तो आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो कि राष्ट्रीय आय हम लोग किस तरीके से अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण आप बना करके लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 नोट करेंगे कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के एक आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, आपको वर्णन करना है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं कौन सी होती हैं। ठीक है, समीक्षा कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है लघुत्तरीय क्वेश्चंस का, और ये हमारे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सारे समाप्त हो जाएंगे। और बस इतने प्रश्नों पर आपको अधिक से अधिक फोकस करना है, तैयार करना है, रिवीजन करना है, तैयार करना है, रटना है, रिवीजन करना है, जो करना है वो करिएगा, लेकिन इतने क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ
तो हम लोगों ने इस क्लास के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन देखे, तो टोटल 35 हम लोगों ने 30 क्वेश्चन हम लोगों ने लघु देखे और 35 क्वेश्चन हम लोगों ने दीर्घ देखे। तो ऑल टोटल 65 यानी 65 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए। और ये क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लेते हैं ना, तो 4 नंबर और 6 नंबर के 40 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और इवन मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं सर्च करके लिए हैं, मतलब कि ढूंढ करके इधर उधर से ढूंढे हैं, तब जा करके ये वीडियो आपके पास आई है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करना। उम्मीद है आज की इस क्लास को पसंद आया होगा। क्लास लाइक कर देना, अगर और इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।